हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पर हमारे जो उत्तराखंड की क्लासेस चलाई जा रही थी उसमें आपको उत्तराखंड का इतिहास से रिलेटेड अभी हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है, जिसमें हमारा जो था चल रहा था अभी हमने जो कल कवर कराया है वो कर दिया था हमने लगभग पौरव वर्मन वंश के शाम वहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो पौरव वर्मन वंश में मैंने लगभग थोड़ा बहुत कर दिया था। आज जो है थोड़ा सा उसमें टॉपिक्स कुछ कुछ बच गए हैं, उन्हें आज हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो आता है तोमर वंश के एक कहते हैं शासक आता है, और वहाँ पे उसके कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर आप जो इम्पोर्टेंट देखेंगे पौरव वर्मन वंश तक ही है। इसके बाद जो आता है कत्यूरी शासन आता है। तो देखते हैं कल की क्लास को थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं, जिसमें हमने क्या करा था। शुरुआत से देखें तो शक आए। शुरुआत से देखें तो यहाँ पर आए राजनीतिक शक्ति के रूप में सबसे पहले जो थे कुड़िन शासक उभर कर आया। कुड़िन शासकों का जो राज्य विस्तार था वो नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमालय से वेहट तक और काली नदी से सतलुज तक था। इसके बाद इनके कुड़िंदों का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघबुति था। कुड़िंदों में जब अमोघबुति की मृत्यु हो जाती है तो शकों का क्या होता है? आगमन होता है, और वह तराई वाले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे क्या था शक शासन स्थापित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र होती है उनके जो शकों का शासन चल रहा था वहीं पर आ जाते हैं कुषाण। तो कुषाणों का शासन स्थापित हो जाता है, साथ ही साथ योद्धियों का भी शासन होता है, और वहाँ पर कुड़िंद शासन तो चल ही रहा था। छोटी छोटी जगहों पे मतलब ये छोटे छोटे शासक आते रहते हैं। फिर योद्धे जो होते हैं कुषाणों को समाप्त कर देते हैं, और यहाँ पे योद्धियों का थोड़ा टाइम तक शासन रहता है, और कुड़िंदों का शासन चल ही रहा था। फिर उनके बाद आते हैं जब कुषाणों का पतन हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कार्तिकेय राज्य की स्थापना होती है। किनके द्वारा होती है? कुड़िंदों के। और इनका जो राज्य विस्तार होता है हिमालय, रुहेलखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ रुहेलखंड तक होता है। रुहेलखंड तक जब इनका राज्य विस्तार हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कार्तिकेय राजवंश कुछ कुछ समय तक कुड़िंदों का ही शासन रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है, नागों का यानी कि नाग वंश का वहाँ पर आगमन होता है। तो कल मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, नागवंश से पढ़ाया था, कार्तिकेय राजवंश से स्टार्टेड था। नागवंश में क्या था कि नागवंश में 4 नाग नरेशों का नाम का पता चला है, और नाग नरेशों के नाम का पता चला जो वो स्रोत क्या है, वो स्रोत है हमारे त्रिशूल लेक एक हमारा जो हुआ है वो है जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, और एक हमारे उत्तराखंड चमोली से प्राप्त हुआ है। जो शुद्ध महादेव त्रिशूल लेक है उसमें नाग नरेशों के नाम का पता चलता है, और गोपेश्वर त्रिशूल लेक जो कहा है चमोली में स्थित है। तो इनमें दो गोपेश्वर या कंडारा त्रिशूल लेकों में भी यहाँ नाग नरेशों के बारे में पता चलता है। जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? गणपति नाग था। गणपति नाग जो था नाग नरेश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ये आप याद रखेंगे। नाग नरेशों में इन्होंने क्या कराए थे, इनके जो थे महत्वपूर्ण मंदिर थे, जिनमें आपका बेदीनाग, पिंगलीनाग और डाडा सेमुखे मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं नागनरेश्वर से रिलेटेड जो भी मंदिरों के नाम आते हैं वहाँ पे ये देख सकते हैं। इनके बाद जो आता है आपका ये नागनरेशी नाग वंश का समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आता है आपके सॉरी, ये जो आपके आ जाते हैं उसके बाद कुछ हर्षवर्धन का मौखरी राजवंश आ जाता है। यानी कि हर्षवर्धन का नहीं होता है, वो होता है गृह वर्मा, यानी कि हरिवर्मा जो होता है वो अपने मौखरी राजवंश की स्थापना करता है। कार्तिकेयपुर राज्यवंश से ही रिलेटेड है, मतलब अपने राज्य विस्तार को बढ़ाता रहता है। कन्नौज का होता है तो यहाँ पर भी वो अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक राजा था वो था हरिवर्मा, और अंतिम था गृहवर्मा। गृहवर्मा जो था हर्षवर्धन का बहनोई था। गृहवर्मा को देवगुप्त ने मारा था। देवगुप्त को जो है राज्यवर्धन मार देता है, क्योंकि राजश्री इनकी बहन थी। तो फिर जो देवगुप्त था, देवगुप्त के साथ शशांक मिला हुआ था, मतलब वो क्या था, उसका साथी था। तो शशांक जाके राज्यवर्धन को मार देता है, और शशांक की मृत्यु हर्षवर्धन करता है। इस तरह से ये सारे ओवरऑल बचता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का काल स्थापित हो जाता है संपूर्ण भारत में। उसी तरह से उत्तराखंड में भी जहाँ पे कन्नौज के मौखरी राजवंश का शासन चल रहा था तो हर्षवर्धन का यहाँ पे शासन रहता है। कत्यूरी यहाँ पे लगभग मतलब कत्यूरों का क्या था, शासन धीरे धीरे ऐसे समापन की ओर, सॉरी, कुड़िंदों का शासन जो होता है समापन की ओर ही चल रहा था। थोड़ा थोड़ा ये होता है कि टाइम टू टाइम उनका नाम जैसे चेंज होता रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है, हर्षवर्धन काल आता है। हर्षवर्धन में क्या होता है, चीनी आते हैं, ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग अपनी रचना करता है शिव की, उसमें क्या होता है अलग अलग क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है, और अलग क्षेत्रों को नाम दिया जाता है। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, अराजकता का माहौल आता है। तो वहाँ पर एक वंश और उभर कर आता है जिसे कहते हैं पौरव वर्मन वंश। यहाँ पे जो थे 5 जो वर्मन जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे विश्ववर्मन,
विष्णु वर्मन, वैश्य वर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन। यहाँ पूछ सकता है कि कौन से पौरव वर्मन वंशों के शासकों ने महाराजा देव परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। तो ये याद रखेंगे, अग्निवर्मन, द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन, इन दो तीन शासकों ने यहाँ पे क्या था, परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। जबकि द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन के बारे में किसमें पता चलता है, अल्मोड़ा ताम्रपत्र अभिलेख के बारे में पता चलता है। यहाँ पे पता चलता है इसकी खोज 1915 में की गई थी और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। इसके साथ साथ एक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है कि उत्तराखंड में सबसे पहले शासन प्रशासन व्यवस्था किसने लागू की, मतलब कौन लेके आया था। वैसे तो अगर हर्षवर्धन के उसमें देखे तो हर्षवर्धन यहाँ का नहीं था, हर्षवर्धन का जो था संपूर्ण भारत में चल ही रहा था शासन प्रशासन, और यहाँ पर जो उत्तराखंड में अपना शासन प्रशासन हर्षवर्धन के से प्रभावित होकर लेके आए, वो आए थे पौरव वर्मन वंश। सबसे पहले उत्तराखंड में शासन प्रशासन को लेकर आए, पौरव वर्मन वंश के लोग लेके आए। इसके बाद इन्होंने क्या करा था कि ये जो इनकी आय के स्रोत थे वो था भूमि कर, यानी कि भूमि कर का जो अधिकारी होता है उसे भागी कहा जाता है। और ये कितना कर लेते थे, 1/6 लेते थे, 1/6 लेते थे। और इसमें भूमि के प्रकार थे, एक केदार भूमि जो थी आपकी सिंचाई वाली भूमि थी, और दूसरी बिना सिंचाई वाली भूमि, तो इसे कहते थे सारी भूमि और केदार भूमि। तो वहाँ पर क्या आता है, अगर किसी भूमि का नाम लिया जाता था तो केदार भूमि और सारी भूमि के नाम से जाना जाता था। तो इसी तरह इन भूमि को यहाँ पर डिवाइड करा था। इसी के साथ साथ भूमि को नापने के लिए कुछ विधियाँ थी, इससे आगे हम यही पढ़ेंगे। और थोड़े यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे जो भी पदाधिकारी आए थे, मतलब जो भी शासन प्रशासन में जिनको रखा गया था, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी कत्यूरी वंश से क्लास। तो कैसा लगा आपको, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पौरव वर्मन वंश, अभी हमारा जो चल रहा था पौरव, ये पूछ सकता है कि ताम्रपत्र जो कहते हैं, ये अल्मोड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख है, ये इसमें किन किन शासकों का वर्णन मिलता है। तो विष्णु वर्मन सेकंड और द्वितीय वर्मन के इन दोनों शासकों के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, यानी कि अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया था ये कवर। अब देखते हैं पौरव वर्मन वंश में ही यहाँ पर आपका जो था कि यहाँ पर जो भूमि कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था, भूमि कर वसूलने वाले को कहा जाता था, वसूलने वाले को कहा जाता था भागी कहा जाता था। भागी यानी कि भागी आप याद कर सकते हैं 1/6 भाग से, 1/6 कितना भाग ले आता था, 1/6। तो ये भाग ले आता था, किस चीज़ का होता है, कर का होता है। तो यहाँ पे भागी कहा जाता था किसे, भूमि कर को वसूलने वाले। बहुत से भूमि से भी याद कर सकते हैं, भागी भूमि। तो यहाँ पे किसको कहा जाता था, भूमि कर। अब भूमि को मापना, यानी कि भूमि को क्या आता है, जैसे फीट में मापते हैं, तो स्क्वायर फीट में मापा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होती थी, कुछ कुछ मापन की विधियाँ होती है, यानी कि मापा जाता था। तो 3 तरह की यहाँ पे भूमि मापन की विधि होती थी, भूमि मापन विधि। तो 3 तरह की यहाँ पे भूमि मापन की विधि होती थी। ये होती थी दौड़ वापन। पहला जो था वो था द्रोण वापम। तो पहला जो था वो था दूसरा था खितान वापन। खारी वापम और तीसरा जो था वो था कुल्ली वापम। तो 3 जो इनकी क्या थी, भूमि मापन की विधियाँ थी। मतलब भूमि को मापने के अलग अलग इनके तरीके होंगे, अलग अलग इनके, जैसे किस तरह से भूमि को मापना जाता है। तो वहाँ पर भूमि को जो मापा जाता था वो 3 विधियों से मापा जाता था, द्रोण वापम, खरी वापम और यहाँ पर कुल्ली वापम। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, भूमि कर वसूलने वाले को कहा जाता था भागी, और 1/6 कर वसूला जाता था। ये क्या था, आय का प्रमुख स्रोत, आय का प्रमुख स्रोत।
इसका शासन प्रशासन यानी कि जो भी राजा या फिर किसी न किसी चीज़ के आय के कुछ प्रमुख स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता था, जो चलता था यहाँ का शासक शासन, वो किस पे निर्भर था, वो था भूमि कर पर, भूमि के कर पर वसूलने पर। तो यहाँ पर भूमि का कितना आता था, 1/6 से आता था। भूमि मापन की कितनी विधि थी, 3 विधि थी, द्रोण वापम, खारी वापम और कुल्ली वापम। द्रोण वापम, खारी वापम और कुल्ली वापम, ये थी भूमि कर की विधियाँ। तो ये आपको हो गया होगा। एक बार हम ये अभी आने वाले टाइम पर एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि रिवीजन करने से हम कोई सी भी चीज़ जो पिछली कक्षाओं में होगी वो भूलेंगे नहीं, और फिर आगे की क्लासेस में इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। और यहाँ पर बात रही नोट्स की, तो क्या हुआ है कि अभी नोट्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्या होता है कि नोट्स बनाने मुझे ही होते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, तो इसलिए कहते हैं अभी आने वाले टाइम में मैं टाइम टू टाइम अपने नोट्स अपलोड करती रहूँगी। कुछ नोट्स पेंडिंग है, जैसे अभी तक मैंने लगभग जो है अभी प्राचीन काल से मैंने नोट्स अपलोड नहीं किए हैं। तो वहाँ पर मैं जैसे कुरिंद शासकों का अलग पीडीएफ अपलोड करूँगी, वहाँ पर आपका जो जो क्लासेस है उसी हिसाब से वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो आप चिंता ना करें, कुछ टाइम बाद 1-2 दिन में मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। उसके बाद जब टाइम मिलता है मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया करूँगी। तो ये हो गई थी यहाँ पर। तो इसके बाद देखते हैं कुछ पदाधिकारी है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। नोट से क्या होगा कि आपको ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट से वहाँ से डाउनलोड करिए और वहाँ से आप यहाँ पे क्लासेस को अटेंड कीजिए, और वहाँ पे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप ये है कि आप पकड़ अच्छी कर सकते हैं, आपको लिखने की वहाँ पर कॉपी में नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने क्लासेस से समझ लिया और वहाँ पर आपने रिविज़न कर लिया, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पदाधिकारी। पदाधिकारी तो इनके क्या होते थे, कुछ कुछ पदाधिकारी, ये नहीं कि शासन प्रशासन लेके आए थे। तो इनमें क्या था कि कुछ कुछ पदाधिकारी रख देते, मतलब जैसे क्या होता है कि भारत में भी जैसे हमारा क्या होता है, शासन प्रशासन चलता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी शासन प्रशासन में पदाधिकारी थे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी रखे गए थे। सबसे पहले आते हैं आमत्य। आमत्य क्या होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, मंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री प्रमुख, मंत्री प्रमुख। और दूसरे होते थे बालाध्यक्ष। बलाध्यक्ष बलाध्यक्ष होते हैं सेना प्रमुख। बल से आप देख सकते हैं, बलाध्यक्ष यानी कि बल वाले तो ये होते थे सेना प्रमुख। सेना प्रमुख, ये थे सेना प्रमुख। फिर होते थे कोटाधिकरण। कोटाधिकरण कोटाधिकरण ये थे राजमहल के रक्षक। सेना के प्रमुख यानी कि जो भी सेना होती है, सेना को हैंडल करने वाला जो होता है एक जनरल होता है। तो वहाँ पे ये सेना प्रमुख को क्या जाता था, बलाध्यक्ष होता था। आमंत्रित कहा जाता था, जो प्रधानमंत्री होता था वहाँ पर देखते था। और यहाँ पर कोटाधिकरण जो होता है राजमहल का रक्षक, यानी कि ये सिर्फ राजमहल के इर्द गिर्द, यानी कि ये क्या होता था, राजमहल के जितने भी रक्षा करने वाले हैं उनका क्या होता था, प्रमुख होता था। तो इसे कहते थे राजमहल के रक्षक को कोटाधिकरण। और यहाँ होता था प्रतिहार होता था। ये होता था राज परिवार का रक्षक। परिवार का रक्षक राज परिवार का रक्षक। तो राज परिवार का रक्षक यानी कि जो भी राजा के क्या होते थे, राजा के जैसे राजा के रानी बच्चे, और क्या होता है कि उनके जो भी परिवार के सदस्य लोग होते थे उनको रक्षा कौन करता था, राज प्रतिहार यानी कि ये उनके इर्द गिर्द रहा करता था। उनकी रक्षा का जो था जिम्मा किसका था, प्रतिहार का था। तो प्रतिहार क्या आता था, राज परिवार का रक्षक कहलाता था। और यहाँ पे होता था राजद्वारिक। राजद्वारिक इसे कहा जाता था
जो राजद्वारिक होता था उसे कहा जाता था, द्वारिक को कहा जाता था आने जाने वाले, जो राज्य में आने जाने वाले हैं उनकी मतलब उसकी देख रेख करना, आने जाने वालों की देख रेख करना, आने जाने वालों की देख रेख, यानी कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, राजद्वारिक की थी। मतलब इनको देखा जाता था, तो वहां पर कौन देखता था, राजद्वारिक। प्रतिहार राज परिवार का रक्षक, कोटाधिकरण राजमहल का रक्षक, बलाध्यक्ष सेना प्रमुख, आमंत्री प्रधानमंत्री। तो इतना देख लेते हैं पहले। आमंत्री कहते थे प्रधानमंत्री को, बलाध्यक्ष सेना प्रमुख होता था, कोटाधिकरण राजमहल होता था, प्रतिहार राज परिवार का। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मिलान के आजकल क्या है कि यूके ट्रिपल एससी जो जैसे एग्ज़ाम लेता है यूके पीएससी, वहाँ पर आजकल क्या है, जैसे हमारे जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वन डे वाले जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे वीडियो के एग्ज़ाम में, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है वहाँ पर एग्ज़ाम। तो उसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो लगभग एक बार जैसे आए थे मिलान के टाइम में आते हैं, और वहाँ पर क्या आते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी के फॉर्म में, जैसे फर्स्ट का, सेकंड से थर्ड का, ये इस टाइप का जो दिया जाता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि कोटाधिकरण दे दिया और यहाँ पर इसके सामने आने जाने वाले का देख रेख कर दिया, यहाँ पर ये, तो वहाँ पे आपको पता होगा तो आप मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका राजद्वारिक के रूप में। और ये होता था कारगिक, ये होता था राजाओं की राजा की प्रार्थना का प्रमुख, राजा की प्रार्थना का प्रमुख, यानी कि प्रार्थना मतलब क्या होती है, जैसे राजा ने कुछ वहाँ पे आदेश दिया, प्रार्थना से मतलब ये है कि राजा ने कुछ आदेश दिया, तो वो यहाँ से वहाँ दूसरे के पास ले जाना, और इससे यहाँ जैसे क्या होता है कि दूसरे की ट्रांसफ़र करने वाला, तो ट्रांसफ़र करने वाला कौन था, वो था कारगिल। कारगिल क्या था, ट्रांसफ़र, यानी कि एक दूसरे से बातों, वहाँ से दूसरी जगह पे बातों को, यानी कि अपनी जो भी आदेश है उन्हें ले जाने वाला, तो उसे कहा जाता था कारगिल, कहा जाता था उसे। और लास्ट होता था सुपकारपति, सुपकारपति, ये था भोजनालय प्रमुख, प्रमुख। तो इतने थे, आमंत्रित प्रधानमंत्री, बलाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, कोटाधिकार, राजमहल का रक्षक, प्रतिहार राज परिवार का रक्षक, राजद्वारिक आने जाने वाला, द्वारिक यानी कि द्वार का, और प्रतिहार क्या है, प्रतिहार यानी कि परिवार से, प्रतिहार परिवार से रिलेटेड, परिवार प्रतिहार, तो राज परिवार, राज प्रतिहार, तो ये प्रतिहार जो है राज परिवार की रक्षा करता था। कारगिल जो है आने जाने यानी कि ट्रांसलेशन हो जो होता है, ट्रांसफर करने वाला, वो जो होता है वो सारी प्रार्थनाओं को पहुंचाता है एक दूसरे की ओर, तो वो कारगिल था। सुपकारपति जो था भोजनालय का प्रमुख था, यानी कि खाने की देख रेख, यानी कि खाना क्या बनेगा, खाने की मतलब रक्षा है, ये खाने की भी क्या होता है, राजा महाराजाओं में क्या होता है, पहले क्या होता है उसमें सब कुछ टेस्टिंग होती है कि सब ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इतने बड़े राज्य में एक जो होता है प्रमुख होता है, उसकी सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी होती है। तो खाने में जो होता है, कभी कभी वहाँ पे जो होता है शत्रु लोगों को कुछ मिला दिया जाता है, तो इसलिए सुपकारपति जो होता है भोजनालय प्रमुख होता है, वो खाने की जांच करता है। तो खाने की जांच कौन करता है, सुपकारपति करता है। कारगिल क्या होता है, राजा का प्रार्थना को पहुँचा ले जाता है। द्वारिका यानी कि आने जाने के लिए, प्रतिहार परिवार, कोटाधिकार राजमहल रक्षक, बलाध्यक्ष सेना प्रमुख और युवा। तो इतना हो गया हमारा ये आज पौरव वर्मन वंश। तो ये पौरव वर्मन वंश समाप्त हो चुका है। अब आता है कत्यूरी शासन। कत्यूरी शासन क्या था, कुछ लोगों ने कहा है कि जो अयोध्या से आए हुए लोग हैं, जो कत्यूरी है अयोध्या से आए हुए लोग हैं, और कुछ ने कहा कि ये किसी के वंशज हैं। इसके फॉर्म में क्या है, कत्यूरियों का यहाँ पे उदय हुआ। तो कत्यूरी शासन अब पढ़ते हैं, कत्यूरी शासन।
शासन या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर इसका नाम है कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी वंश। कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश। अब मैं इनके नामों से बताती हूँ कि इनका नाम ये क्यों पड़ा। तो कार्तिकेयपुर का मतलब क्या है कि इनकी जो ये कत्यूरी लोग आए थे, मतलब ये जो कुछ लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पर आके क्या रहा, अपना शासन स्थापित करा। तो इन्होंने जो थी पहले अपनी राजधानी बनाई कार्तिकेयपुर के पास में यहाँ पर बनाई। तो कार्तिकेयपुर जब इन्होंने राजधानी बनाई तो यहाँ पर इसके वंश का नाम क्या रख दिया गया, कार्तिकेयपुर वंश, यानी कि कार्तिकेयपुर वंश। और जब इन्होंने अपनी राजधानी कत्यूर घाटी में स्थानांतरित करी तो इनका नाम रख दिया गया कत्यूरी वंश। इनका टाइम पीरियड था राजधानी लगभग इन्होंने 300 वर्षों तक शासन करा। 300 वर्षों तक शासन करा है। 300 वर्षों तक शासन करा है लगभग, अप्रोक्सीमेटली। तो लगभग 300 वर्षों तक कत्यूरी शासन रहा है। कत्यूरी शासन कितने टाइम तक रहा है, 300 वर्षों तक। जिसमें यहाँ पर जो राजधानी थी आपकी, वो क्या थी आपकी, जोशीमठ थी। सॉरी ये थी आपकी राजधानी जोशीमठ। यानी कि जोशीमठ वो जो क्षेत्र कहलाता था वो कार्तिकेयपुर कहलाता था। तो ये जो जोशीमठ थी, इसे कार्तिकेयपुर कहा जाता था उस क्षेत्र को। तो इसी वजह से इनका नाम क्या बन गया, कत्यूरी कार्तिकेयपुर जोशीमठ, यानी कि कार्तिकेयपुर वाले क्षेत्र में इनकी क्या थी, राजधानी थी। और जब इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी, कहाँ पर स्थानांतरित करी, बागेश्वर, यानी कि अल्मोड़ा के थोड़ी देर जो कत्यूर घाटी है, अल्मोड़ा के पास में ही बागेश्वर में क्या है, कत्यूर घाटी पड़ती है। तो कत्यूर घाटी में जब इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी अल्मोड़ा साइड को, कहाँ पर, अल्मोड़ा, बेजनाथ यानी कि बेजनाथ बागेश्वर अल्मोड़ा के पास पड़ता है बेजनाथ। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सी, कहाँ पर करी, कत्यूर घाटी में स्थानांतरित करी राजधानी, कत्यूर घाटी में स्थानांतरित करी। तो इनका नाम क्या पड़ गया, कत्यूरी वंश। तो इनके नाम पे आपने समझ गए होंगे कि इनका नाम कार्तिकेयपुर वंश और कत्यूरी वंश क्यों कहा जाता है। तो ये जब आए हुए लोग यहाँ पर बसे तो ये इस वंश का उदय हुआ। तो इन्होंने अपनी राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो जोशीमठ को बनाई थी। जोशीमठ के निकट, जोशीमठ में जो कार्तिकेयपुर वाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ इन्होंने राजधानी बनाई और इसलिए इस वंश का नाम कार्तिकेयपुर वंश बन गया। तथा इन्होंने बाद में जो है लगभग 1000 के समथिंग, यानी कि 1000 के आसपास, तो यहाँ पर जो थी इनकी राजधानी, वो जो थी यहाँ पर आपकी 700, लगभग 700 ईस्वी के आसपास आए हैं ये। 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इनकी राजधानी क्या रहेगी, लगभग, मतलब इसके आसपास का टाइम पीरियड है और इसके आसपास का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे मैं लगभग का बना देती हूँ साइन। तो यहाँ पर इनकी राजधानी रही जोशीमठ। लेकिन इसके बाद इन्होंने 1030 तक, यहाँ से यहाँ तक रही। फिर इन्होंने क्या कर दी, यहाँ स्थानांतरित कर दी। तो इनकी राजधानी क्या बन गई, कत्यूर घाटी बन गई। तो पूछ सकता है कि कत्यूरों की राजधानी कौन सी थी। तो पहले कौन सी थी, पहले थी जोशीमठ के लिए कार्तिकपुर वाले क्षेत्र। जोशीमठ आता है तो आप हाँ वो ऑप्शन में लगा देंगे, कार्तिकेयपुर आता है तो कार्तिकेयपुर लगा देंगे। दूसरा आता है यहाँ पर आपका बेजनाथ या कत्यूर घाटी आता है तो वहाँ पर ये आप टिक लगा सकते हैं कि बाद में इनकी राजधानी क्या रही थी, कत्यूर घाटी रही थी। तो राजधानी से रिलेटेड हो गया कार्तिकेयपुर वंश और कत्यूर वंश। ये कितने वर्षों शासन करा है इन्होंने, 300 वर्षों तक शासन करा है।
ये थी इनकी राजधानी से रिलेटेड है। तो इनके नाम से आप समझ गए होंगे कि इनका नाम कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश क्यों पड़ा है। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं कि इनके स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश, अब हम कार्तिकेयपुर ना बोल के कत्यूरी वंश के बारे में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। कत्यूरी वंश, यहाँ पर हम बात करते हैं स्रोत के कि किन किन स्रोतों से हमें इनके बारे में जानकारी मिली है। तो स्रोतों से बात करते हैं क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनके बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चला है। फिर उसके क्या होता है, उसमें राजा शासकों के बारे में, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें हम कौन कौन से स्रोत मिले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो मिले हैं, एक तो हमारा स्रोत मिला है, यहाँ पर दो तरह के स्रोत मिले हैं। एक तो हमारी मिली है एटकिंसन की, एडविन एटकिंसन की पुस्तक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। तो ये हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर थोड़ा होगा, आप देख लीजिएगा इसको। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ये जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, ये लिखी है एडविन 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 टी एडकिंसन एटकिंसन ये क्या है, इतिहासकार हैं। इतिहासकार हैं, आप इनके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। जब उत्तराखंड पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एटकिंसन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ इनके इतिहास में से रिलेटेड जो भी है इनकी बारे में उत्तराखंड की बुक्स में चर्चा की गई है। तो एटकिंसन ने बहुत सारी जो है, एटकिंसन ने यहाँ पे क्या खोज करी है, इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे इनके पॉइंट्स हैं। तो एडविन टी एटकिंसन ने जो है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट पुस्तक लिखी है, वो लिखी थी 1815 में। 1815 में एडविन टी एटकिंसन इन्होंने पुस्तक कितने में लिखी थी, 1815 में लिखी थी। तो 1815 में जब इन्होंने पुस्तक लिखी है तो उन्होंने कहा प्रथम बार यहाँ अपनी पुस्तक में पहली बार कत्यूरी शब्द वर्णन फर्स्ट बार जो कत्यूरी शब्द का वर्णन किया गया है वो वहाँ पर किया गया है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में किया गया है। ये पुस्तक किसकी है, एटकिंसन की है। ये आप पुस्तक के उसमें भी देख सकते हैं, जब बुक्स के बारे में कुछ क्या आते हैं, उत्तराखंड की जो बुक्स लिखी गई है और उनके क्या आते हैं लेखकों के नाम आएंगे तो वहाँ पे एटकिंसन का नाम भी आएगा। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। ये क्या है, एटकिंसन की पुस्तक है, 1815 में लिखी गई थी और पहली बार प्रकाशित हुई थी और पहली बार इसमें कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है, पहली बार कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बार कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में किया गया है। पहली बार कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। ये 1815 ना होगा, 1884 है, सॉरी, ये है 1884। ये है 1884। 1815 में तो वाला था हमारा। ये 1884 में एडविन टी एटकिंसन ने पुस्तक लिखी थी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, उसमें क्या है कस्तूरी। और यहाँ पर जो है जो हमारे अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख को मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगी। तो कुछ अभिलेख हैं जिनसे हमें क्या मिल जाती है कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के बारे में पता चलता है, यानी कि स्रोत है। तो कितने अभिलेख हैं, टोटल 8 अभिलेख हैं, जिसमें हमारे कुछ अभिलेखों के नाम होंगे। एक होंगे हमारे ललितसुर के पांडुकेश्वर। यहाँ पर आपके 8 अभिलेख हैं। 8 अभिलेख हैं, वो क्या है, 4 प्रकार के फॉर्म में, यानी कि 4 जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा एक आता है पांडुकेश्वर
अभिलेख, ये ताम्रपत्र अभिलेख है, ताम्रपत्र अभिलेख। ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। बालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, बालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। और तीसरा आता है आपका बागेश्वर अभिलेख, बागेश्वर अभिलेख। और यहाँ पे आता है आपका कंडारा अभिलेख, कंडारा अभिलेख। ये हो गया आपका कंडारा अभिलेख। तो इसमें भी क्या है, जैसे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें 4 अभिलेख हैं। यहाँ पर आपके 4 अभिलेख हैं, यानी कि 4 शासकों के अभिलेख है यहाँ पर। इस जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें कितने आते हैं, 4 अभिलेख आते हैं। बालेश्वर अभिलेख जो है, इसमें 2 अभिलेख हैं यहाँ पर आपके। यहाँ कितने अभिलेख हैं, 2 अभिलेख हैं। मतलब 2 अभिलेख क्या है, 2 अलग अलग यहाँ के कत्यूरी शासक है, उनके अभिलेख बने हुए हैं। तो यहाँ पे 4 शासक है, यानी कि 4 शासकों या यहाँ पर तो जो एक शासक है उसके 2 अभिलेख बने हुए हैं। यहाँ पर फिर तीसरा शासक के हैं, फिर चौथे शासक के हैं। ये हो गए यहाँ पे 2 अलग अलग शासकों के अभिलेख हैं। ये कितने हो गए, 6 हो गए अभिलेख हमारे। एक अभिलेख यहाँ पर है और एक अभिलेख यहाँ पर है। तो ये क्या है, बालेश्वर, ये आपके वैसे अभिलेख है और ये ताम्रपत्र के फॉर्म में, यानी कि आपके तांबे का जो पत्र है उसे कहते हैं ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्र फॉर्म में जो अभिलेख मिले हैं वो है। यहाँ पर आपका ललित सूर का है, ललित सूर का 21वें वर्ष का है। और यहीं पर ललित सूर का ही है, ये 22वें वर्ष का है। ये ललित सूर का 21वें वर्ष का है और ये ललित सूर का 22वें वर्ष का है। और ये आपका हो जाएगा पनपट मध देव का 25वें वर्ष का है। 25वें, यानी कि 25वें वर्ष में इसने अपना अभिलेख लिखवाया था, तो 25वें वर्ष का हो जाएगा। और ये हो जाएगा शुभक्षी राज का, शुभक्षी राज का। ये मैं अभी जल्दी जल्दी में वैसे लिखवा रही हूँ, लेकिन मैं ये अच्छे से अभिलेखों को अभी थोड़ा वहाँ पर आपको डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो ये 4वें वर्ष का है। और ये आपका हो जाएगा, एक भूदेव का अभिलेख है, एक हो जाएगा आपका त्रिभुवन राजदेव का। त्रिभुवन शॉर्ट में लिख देती हूँ। और ये हो जाएगा आपका भूदेव का अभिलेख हो जाएगा। तो त्रिभुवन एक अभिलेख किसका है, त्रिभुवन का है, और यहाँ पर भूदेव का है। तो बसंत देव के फर्स्ट यानी कि पहले शासक होने का इसमें वर्णन करा गया है। बालेश्वर अभिलेख जो है वो अलग अलग शासकों के हैं। रुद्रप्रयाग में है आपका कौन सा, कंडारा अभिलेख है। कंडारा अभिलेख जो है वो रुद्रप्रयाग में है। ये अलग किसी ने खोज करी है, यशवंत सिंह कटोच ने खोज की थी, और बालेश्वर अभिलेख आया था। इसमें आपका जो होता है बालेश्वर अभिलेख में, एक मिनट, ये आपका देसठ देव का है, देसठ देव बालेश्वर है, देसठ देव का, ये आपका देसठ देव का, ये देसठ देव का है। तो ये सारे अभिलेख हो गए। तो हमारा जो है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जो बताते हैं वो कुछ अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेखों में हमारा सबसे पहले आता है ये आ जाते हैं, सॉरी, स्रोत से पता चलता है। तो सबसे पहले आती है, हमारे 2 तरह के स्रोत मिले हैं, एक हमारे अभिलेख मिले हैं और दूसरा हमारा क्या मिला है, पुस्तक मिली है। जो सबसे पहले जो कत्यूरी शासक यानी कत्यूरी शब्द का वर्णन किया गया है वो किसमें किया है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में किया गया है। ये किसकी पुस्तक है, ये की है एटकिंसन की पुस्तक है। और इसमें सबसे पहले 1884 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। और इसमें सबसे पहले हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में किसका प्रयोग किया है, कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा। और अभिलेख जो है 8 अभिलेख मिले हैं, जिसमें पांडुकेश्वर, बालेश्वर, कंडारा अभिलेख और आपका बागेश्वर अभिलेख मिला है। बागेश्वर अभिलेख जो है हमारे 2 यहाँ पर बागेश्वर, सॉरी, ये आपका था बालेश्वर, ये मैंने थोड़ा कर दिया है। ये जो आपका है ये देसठ देव का है और ये त्रिभुवन राज का है। ये आपका देसठ देव का, देसठ देव। और ये है आपका त्रिभुवन और यहाँ पर भूदेव का हो जाएगा।
बाकी मैं अभी आगे बताऊंगी इसके बारे में। तो ये सारे थे अभिलेखों के बारे में। एक बार इसे अच्छे देख लीजिए, ताकि क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर हम इसे देखें तो हमें अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। पहले हम इस टाइप से देखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और कुछ कुछ अभिलेख हैं। मेन जो अभिलेख हैं वो क्या है, 8 अभिलेख हैं। अभी इसके साथ साथ जो होंगे कुछ मेन मेन अभिलेख होंगे, वो क्या कर दूंगी मैं, नोट करके वहाँ पे आपको अलग से लिखवा दूंगी। तो ये हो गए हमारे अभिलेख। अब बढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में। हिमालयन ऋषि गजेटियर जो है एडविन एटकिंसन ने की थी 1884 में, पहली बार कस्तूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी किसी न किसी अभिलेखों से हमें पता चला है। तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम उत्तराखंड को इस तरह से पढ़ेंगे कि कभी हम उत्तराखंड भूले ना। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको उत्तराखंड की क्लास यहाँ पर किस तरह की आपको क्लासेस लग रही हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभिलेखों की। अभिलेख कितने थे, 8 अभिलेख थे। मेन जो थे 8 अभिलेख थे, और बाकी अभी देखेंगे उसके बाद और कौन कौन से अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में जिनके बारे में ज़्यादा है उसको लिख देते हैं। पहले हो जाएंगे हमारे पांडुकेश्वर अभिलेख। पांडुकेश्वर अभिलेख तो यहाँ पे क्या थे, 4 अभिलेख थे। यहाँ पर 4 अभिलेख थे। सबसे आ जाएगा ललित सूर का 21वें वर्ष का 21वें वर्ष का अभिलेख। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा ललित सूर का 22वें वर्ष का। फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका पदमठ देव का 25वें वर्ष का। और यहाँ पे सुभक्षी। अभी इन शासकों के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम स्रोतों से पढ़ लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो यहाँ पे शासक रहे थे, मतलब जो कत्तूरी शासन रहा था, तो वहाँ पे सुबक्षी राज, परमठ देव, ये सारे क्या हैं, शासक हैं। तो इनके अपने अपने अभिलेख बने हैं। ये है 4वें वर्ष का। तो सबसे पहले जो है ललित सूर का अभिलेख है, इसमें श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले जो श्री शब्द का प्रयोग किया गया है वो इसमें क्या है, ललित सूर के अभिलेख में क्या है, श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्री शब्द का प्रयोग किसमें कहा गया है, श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री शब्द का प्रयोग किससे कहा गया है, और बेल बना हुआ है। इसके साथ साथ ये जो अभिलेख है इसमें क्या है, गद्य और पद्य दोनों है। गद्य व पद्य दोनों है। पद्य दोनों उपस्थित हैं, गद्य पद्य उपस्थित हैं। और ये जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ये ना सारे ताम्रपत्र अभिलेख हैं। यहाँ पे ताम्रपत्र लिख देती हूँ, ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र, ये सारे ताम्रपत्र अभिलेख हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बेल बना हुआ है। श्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है, श्री शब्द का प्रयोग है। और गद्य और पद्य दोनों उपस्थित है। यहाँ पे क्या है, हिंदी में हमारे जो गद्य खंड होते हैं और पद्य खंड होते हैं। पद्य क्या होते हैं, जैसे हमारे गद्य पद्य में क्या होता है, एक में कविता के फॉर्म में होता है, एक में कहानी के फॉर्म में होता है। तो गद्य पद्य जो है इनमें दोनों बने हैं। और किसी किसी में क्या है, सिर्फ गद्य है, और किसी किसी में सिर्फ क्या है, दोहे हैं। तो मतलब दोहे और पद्य इस टाइप के हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है ललित सूर के जो 21वें वर्ष का अभिलेख था, उसमें क्या बना हुआ है, गद्य और पद्य दोनों बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गद्य और पद्य दोनों बना हुआ है। शीशे का है, शीशे का बना है, शीशे का बना हुआ है। और इसमें क्या है, जो शीशे का बना हुआ है, 3 पंक्ति का लेख है, 3 पंक्ति के लेख है। पंक्ति
इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये आप नोट्स में देख सकते हैं। तो 3 पंक्तियाँ शीशे का बना हुआ है, बेल है, गद्य पद्य है, ये हो गया श्री शब्द का प्रयोग, यानी कि श्री शब्द क्या है यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि श्री लिखा हुआ वहाँ पे। ललित सुर का जो दूसरे वर्ष 22वें वर्ष का अभिलेख है, इसकी लिपि जो है वो है सिद्धि मात्रिका लिपि है। लिपि जो जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके बारे में पता चला है, वो है सिद्धि मात्रिका, सिद्धि मात्रिका। और भाषा है यहाँ पर, भाषा प्रयोग की गई है संस्कृत, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किसमें है ये? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और सॉरी, ये ना पद्य में है, सिर्फ ये वाला क्या है, पद्य में है। और जबकि गद्य और पद्य किसमें है, वो ये है गद्य व पद्य, पद्य दोनों है। यहाँ पर है गद्य पद्य दोनों उपस्थित है, यहाँ पर वाले में क्या है, गद्य पद्य दोनों उपस्थित है। और यहाँ पर भी गद्य पद्य है, यहाँ पर भी क्या है, गद्य पद्य है। और इसमें एक क्या है, वर्गाकार छेद है, वर्गाकार छेद, यानी कि बना हुआ है जैसे इस टाइप का, तो इस टाइप का क्या है, छेद है यहाँ पर है। और इसमें क्या है, गद्य और पद्य है, गद्य और पद्य दोनों है। और इस वाले में क्या है, इस वाले अभिलेख में क्या लिखा है, इस वाले अभिलेख में इम्पोर्टेंट क्या है, संस्कृत भाषा में है, ये भी संस्कृत में है। और दोहे हैं, इसमें दोहे उत्कीर्ण है। और यहाँ पे गद्य हैं, गद्य हैं। तो यहाँ पर गद्य दोहे हैं, कौन सा, सुबक्षी राज वाले में। शतमर्तव्य में गद्य और पद्य दोनों हैं, और ललित सुर के 22वें में भी, लेकिन ललित सुर के 21वें में जो है वहाँ पे पद्य है। तो हमसे पूछ सकता है कि कौन से अभिलेख में श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, सबसे कौन से अभिलेख में, यानी कि इनका भी अभिलेख आ सकते हैं और किसी के अभिलेख डाल सकते हैं, और वहाँ पे कह सकते हैं श्री शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है। तो श्री शब्द का प्रयोग जो है वो किसमें किया गया है, ललित सुर के 21वें वर्ष का अभिलेख में किया गया है। इसके बाद आता है हमारे बागेश्वर अभिलेख, बागेश्वर अभिलेख, बागेश्वर अभिलेख, अभिलेख। तो बागेश्वर अभिलेख दो शासकों के बारे में है। एक हो जाएंगे हमारे त्रिभुवन देव, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव। दूसरे हैं भूदेव, भूदेव। ये भूदेव है ना, इसी समय क्या आए थे, सबसे पहले शंकराचार्य किसके काल में आए थे, भूदेव के काल में आए थे। ये मैं आगे, ये शंकराचार्य के बारे में आगे बढ़ाऊंगी जब इनके बारे में चर्चा होगी, भूदेव के बारे में। त्रिभुवन राजदेव, इसमें क्या था, सब इसमें वर्णन किया गया है, वर्णन है इसमें वर्णन है। फर्स्ट कत्यूरी शासक कौन है, बसंत देव, बसंत देव। ये किसमें वर्णन किया गया है, ये हमें कहाँ से पता चला कि पहला जो शासक था वो कौन था, बसंत देव था। ये हमें पता चला है त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर अभिलेख से। तो बागेश्वर अभिलेख से हमें पता चला कि पहला कत्यूरी शासक कौन था, वो त्रिभुवन राजदेव था। अब आता है कंडारा अभिलेख। कंडारा अभिलेख जो है हमारा वो हमारा है रुद्रप्रयाग में, कंडारा अभिलेख, कंडारा अभिलेख, अभिलेख। तो कंडारा अभिलेख है, ये जो की थी, ये कहाँ पर है आपका, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में स्थित है। यशवंत सिंह कटोच ने इसकी खोज की थी, यशवंत सिंह कटोच ने खोज की थी, यशवंत सिंह कटोच ने खोज की थी। और कब की थी, 1997 में की थी, 1977 में की थी, 1977 में की थी। इसके बाद जो हमारा लास्ट अभिलेख होता है वो हमारा होता है, लास्ट जो हमारा अभिलेख है वो है हमारा बालेश्वर अभिलेख। तो बालेश्वर अभिलेख, बालेश्वर अभिलेख, बालेश्वर जो है वो भी ताम्रपत्र अभिलेख है, ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र समझ गए होंगे, जैसे हमारा क्या है, ऐसे मतलब ऐसे पत्र है, और ये क्या बना है, तांबे का बना हुआ है।
तो उसमें जो लिखा हुआ है वो ताम्रपत्र अभिलेख है, वो वहाँ पे क्या है, सुरक्षित है। तो ये ताम्रपत्र अभिलेख है। तो ये किसका था, देशट देव का था, देशट देव का था, देशट देव का था। और इसी में फर्स्ट बार कस्तूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट कस्तूरी शब्द मतलब कस्तूरी शब्द किसने करा था, एटकिंसन ने, एटकिंसन। तो ये हमारे हो गए अभिलेख। तो ये हमारे सारे अभिलेख हो गए हैं। जैसे एक अभिलेख हमारा ये क्या है, कुलसारी अभिलेख है, बैजनाथ गढ़वाल जो हमारा बैजनाथ का अभिलेख है। तो ये सारे जो अभिलेख हैं इनके बारे में मैं करूँगी कल अगली क्लास में। मतलब अभी तो क्लास का टाइम हो गया है, क्या कहते हैं, थोड़ी क्लास आगे लंबी हो जाएगी। तो हम अच्छे से जो पढ़ेंगे कल को पढ़ेंगे इसके बारे में। और तो ये हमारे जो मेन अभिलेख हैं उनके बारे में देख लीजिए एक बार। कार्तिकेय राजू जी 71 वंश के जो थे, पहले क्या था हमारा, एटकिंसन की पुस्तक से पता चलता है, हिमालयन गजेटियर डिस्ट्रिक्ट को 1884 में इन्होंने प्रकाशित करी थी। और दूसरे अभिलेख हैं पांडुकेश्वर अभिलेख, 4 अभिलेख यहाँ से मिले हैं, 4 अभिलेख यहाँ से मिले हैं, 2 अभिलेख हमें यहाँ से मिले हैं, 1 हमें यहाँ से मिला है और 1 हमें यहाँ से मिला है। तो टोटल कितने अभिलेख हो गए, ये 8 अभिलेख हैं। तो इनसे हमारे जो है मेन किसके बारे में पता चलता है, हमारे जो कत्यूरी शासक हैं इनके बारे में पता चलता है। इसके बाद जो है थोड़े बहुत 1-2 अभिलेख हैं, उनको नोट करके कल की क्लास में दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्लास क्या होता है, समाप्त होती है। ये थे आपके अभिलेख, ये थे आपके अभिलेख। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो क्लास है वो डेली 3 PM। तो जो क्लास है हमारी डेली क्लास वो 3 PM यूट्यूब पे आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। मतलब हमारी जो क्लास होती है वो 3 बजे हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्लास को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो आप 3 बजे के बाद हमारी क्लास को वहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 बजे कभी कभी क्लास क्या हो जाती है कि किसी कारणों से क्लास नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ आप डेली 3 बजे यहाँ पे क्लास यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आने वाले टाइम पर हिंदी को भी स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी मैं सोच रही थी हिंदी, अभी थोड़ा क्या है कि यहाँ पर आपका ये प्राचीन काल को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद हम हिंदी भी लेकर आते हैं। यानी कि हमारी एक क्लास जो होगी हिंदी की क्लास भी होगी, जिसमें अभी हम देखेंगे कि हिंदी में हम कौन सा सेक्शन पढ़ें, या फिर हम कवियों के बारे में पढ़ सकते हैं, जो भी लेखक या कवि जो भी रहे, तुलसीदास, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। या अपने वर्णमाला से रिलेटेड जो भी हमारा जो ग्रामर होती है, हिंदी ग्रामर, उसका क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पर हम हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसी तरह उत्तराखंड को से जुड़े रहिए और उत्तराखंड की जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।